जो बीत गया उसका सत्य तुझे बताना अनिवार्य है। मोहनजोदारो लोग थे, उनके पास उस वक्त भी बड़ी उन्नत टेक्नोलॉजी थी। सिविक प्लानिंग के बारे में जानते थे, उन्हें ट्रिगोनोमेट्री की बहुत अच्छी समझ थी, रेशियो का अंदाजा था। और वो ऐसा कैलकुलेशन जानते थे जो एक महानगर बसाने के लिए जरूरी है। भारत के वो प्राचीन लोग अपने राज अपने साथ समेटे कहीं और चले गए। उनके लेखों का क्या हुआ? शहर बसाने की उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ गई? ये सब कहाँ गायब हो गए? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट की। और आज की इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री में जो हमारा पहला चैप्टर है, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। देखिए, इस चैप्टर में हम दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जब 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता की हमने बात की थी। देखो, वैसे तो दुनिया की सबसे पहली सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना। वो भी अपनी शहरीकरण के लिए, है ना, लेखन कला के विकास के लिए जाना जाता था, अपनी संपन्नता के लिए जाना जाता था, अपनी व्यापार व्यवस्था के लिए जाना जाता था। ऐसे जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि भारतीय सभ्यता की हम बात करेंगे तो जो सभ्यता है ये भी अपनी संपन्नता के लिए, अपने शहरीकरण के विकास के लिए, है ना, अपने मापतौल के नए नए तरीके उन्होंने विकसित किए, व्यापार के नए नए तरीके विकसित किए, इसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, खास करके नियोजित शहरीकरण के विकास के लिए, है ना। मतलब यहाँ के नगर जो थे ना भाई, आधुनिक समय में भी आज हम बहुत सारे ऐसे नगरों को देखते हैं, उनसे भी ज़्यादा उन्नत अवस्था में थी, विकसित अवस्था में थी वहाँ की नगरें, जो नगर वहाँ की थी। ठीक है, तो पूरी तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में रहने वाली है। बच्चों, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाली चीज़ें इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलने वाली है। तो भाई ध्यान से देखना वीडियो को, अपने साथ नोटबुक रखना, और जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं नोट डाउन करवाऊंगा व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से तो नहीं सब समझा रहा आपको, लेकिन एनिमेशन के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो एनिमेटेड तरीके से आपको पता है कि पढ़ने में क्या ही मज़ा आता है, क्या ही मज़ा आता है ना, एकदम मज़ा आने वाला है। तो ध्यान से, NCERT में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं ऑलमोस्ट सारे, लगभग सारे टॉपिक मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके सारे टॉपिक को देखो और समझो। चलिए फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम हड़प्पा सभ्यता का इतिहास समझने वाले हैं। भारतीय इतिहास में जो सबसे पहली जो सभ्यता जो विकसित हुई थी, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, और इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, या फिर हम इसको मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बोलते हैं। तो देखिए, आपके इस चैप्टर का जो नाम है वो ईंटें, मनके तथा अस्थियां रखा गया है, लेकिन इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझने वाले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार इस चैप्टर का नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियां क्यों रखा गया। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो सबसे मेन स्रोत है ना, वो ईंटें, मनके तथा अस्थियां ही है। जैसे आप 11वीं क्लास में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप समझे थे, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो लिपि थी उसके बारे में हमारे पास जानकारी है, उस लिपि का अध्ययन किया जा चुका है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसका अध्ययन नहीं किया जा पाया है। इस सभ्यता की लिपि के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हम लिपि से इस सभ्यता के बारे में कुछ नहीं जान पाए। तो इस कारण इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो हमारे पास स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है, यानी कि जो जमीन के नीचे से खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें मिली, जो भी वस्तुएं मिली है, उसके माध्यम से हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। ठीक है, और उसमें सबसे मेन जो स्रोत था वो ईंटें है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मकान बनाए थे ईंटों का प्रयोग करके, तो उन ईंटों से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मनकों से, है ना, मन की आप समझते ही औरतें जो पहनती है। इसके अलावा अस्थियां यानी कि कंकाल वगैरह जो मिले हैं खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से, उसके माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम हड़प्पा सभ्यता ना रख के ईंटें, मनके तथा अस्थियां रखा गया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हम हड़प्पा सभ्यता या मतलब हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही क्यों जानते हैं। तो इसके पीछे का मेन कारण यह है कि सबसे पहले जो खोजा गया जो जगह था हड़प्पा सभ्यता का, सबसे पहले जो खोजा गया स्थल जो है वो हड़प्पा ही था। सबसे पहले हड़प्पा में ही खनन कार्य किया गया था 1921 में, और दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा से ही कुछ मोहर खोज निकाली थी। जो हड़प्पा की मोहर है ना, वो सबसे पहले हड़प्पा से ही पाई गई थी। इसीलिए इस सभ्यता का जो नामकरण है वो हड़प्पा नामक स्थल के ऊपर किया गया है। सबसे पहले खोजा गया जगह हड़प्पा ही था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहे जाने के पीछे का मेन कारण क्या है कि
सिंधु नदी के आसपास विकसित हुआ था ये सभ्यता, है ना। तो इसीलिए इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों बोलते हैं, तो भाई इस सभ्यता को जो सबसे विकसित और सबसे ज़्यादा नियोजित और सबसे ज़्यादा फेमस जो जगह था ना, वो मोहनजोदड़ो था, और इस कारण इस सभ्यता को हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बोलते हैं। देखिए, हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। मतलब जगह से सबसे पहले मोहरे खोज निकाली थी इन दोनों विद्वानों ने, दोनों पुरातात्विदों ने, ठीक है। अब इस सभ्यता के बारे में जो पूरे विश्व को जानकारी दी गई थी वो 1924 में दी गई थी, और उस समय हमारे देश के जो पुरातात्विद सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर जनरल थे वो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल सबसे प्रमुख थे, और उनकी अंडर में ही रह के दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी काम कर रहे थे, और इन तीनों की मदद से ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा पूरी दुनिया के सामने 1924 में की गई थी। तो यहाँ पे दो चीजें, आपको दो डेट याद रखना है। एक तो भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो आपको 1921 का डेट बताना है, और दूसरी कि भाई पूरी दुनिया के सामने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कब प्रस्तुत की गई, या पूरी दुनिया को हड़प्पा सभ्यता के बारे में कब बताया गया, तो 1924 का डेट आपको बताना है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि जब अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ ना, तो अंग्रेजों ने बोला कि यार भारत के लोग तो सभ्य है ही नहीं और ना कभी सभ्य थे। सभ्यता का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे सभ्यता का मतलब ये है कि यार लोग अच्छे कपड़े पहने, अच्छे मकान में रहे, अच्छी भाषा बोले, है ना, अच्छा खान पान हो उनका, वो सभ्य है। अंग्रेजों के लिए सभ्यता का मतलब यही था कि भाई अच्छे मकान में लोग रहे, है ना, इंग्लिश बोले या फिर अच्छी भाषा का प्रयोग करे, अच्छे कपड़े पहने, तो क्या है, सभ्य है। लेकिन अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि भारतीय लोग कभी सभ्य थे ही नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर आदिवासी कबीलों में जाते थे, और आदिवासी लोग पता ही है आपको कैसे किस तरीके से रहते थे, केले का पत्ता लपेट लिया और हुला लाला कर रहे हैं, इस तरीके से आदिवासी लोगों का जीवन था। और बहुत सारे आदिवासी कबीले हमारे देश में उस समय मौजूद थे जब अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ था। तो इस कारण उनका कहना यह था कि भारत के लोग इतिहास में कभी सभ्य नहीं थे। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 में, तो अंग्रेजों की सोच पूरी तरीके से बदल गई। अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि यार भारत के लोग भी आज से लगभग 5000 साल पहले, अगर डेट निकालें कि 2600 ईसा पूर्व पहले हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व की सभ्यता का समय काल माना जाता है। अगर आप 2600 ईसा पूर्व की बात करें कि 2600 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, और अगर अभी से हम डेट निकालें कि भाई 2600 ईसा पूर्व आपका 2600 साल उधर का और 2022 इधर का, यानी कि लगभग 4622 साल पहले भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। तो इतने साल पहले ही हमारे पूर्वज जो थे वो विकसित हो चुके थे, अच्छे मकानों में रहते थे, और ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो नगर थे वो बिल्कुल नियोजित तरीके से बनाए गए थे। इस तरीके से बनाए गए थे जैसे कि अभी के आमेर के जैसे शहर की आप बात करेंगे ना, तो आमेर का जैसे शहर भी फेल थे उन नगरों के सामने, इस तरीके से विकसित किए गए थे। खैर, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी आगे हम बात करने वाले हैं, जैसे टॉपिक आएगा मोहनजोदड़ो के बारे में, तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि यार हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, ऊपर तो मैंने 3 स्रोत आपको बता दिया, 3 ऐसे स्रोत जैसे कि ईंटें, मनके और अस्थियां, जिससे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा आभूषण है, बहुत सारे औजार है, मृदभांड है, मृदभांड मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, ठीक है, और मोहरे आप समझते हैं, स्टैम्प, जो कि सेलखड़ी नामक पत्थर से हड़प्पाई मोहरों का निर्माण, मोहरे जो थी वो बनाई जाती थी, और उसका प्रयोग ज़्यादातर व्यापार वगैरह करने के लिए होता था, ठीक है। तो ये ऐसे स्रोत है जिससे कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मेन चीज आपको पता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की लिपि का अध्ययन अभी तक नहीं किया जा चुका है, ठीक है। अब लिपि का कुछ चित्र है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको बताना है कि भाई इस चित्र को देख के आप क्या समझते हैं, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि भाई ये चित्र से आपको क्या समझ में आता है। वैसे भाई विद्वान इस लिपि का अर्थ अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। अगर आप अर्थ निकाल देते हैं तो इतिहास के पन्नों पे आपका नाम मैं दर्ज करवा दूंगा, ठीक है। कमेंट में आप जरूर बताइए कि भाई इस चित्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते अगले टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का विभाजन। अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला टॉपिक देखें जो है आरंभ, उसमें बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता को हम 2 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। एक तो पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता और एक विकसित हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व है ना। तो ये आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही अच्छे विकसित नगरों में रहते थे, अच्छी इमारतों में रहते थे, अच्छे मकान में रहते थे। लेकिन एकदम से वहाँ के लोग विकसित हुए नहीं होंगे, है ना। विकसित होने में बहुत ज़्यादा समय तो लगा होगा ना। तो
2600 ईसा पूर्व से जो समय काल है, 2600 ईसा पूर्व के आसपास तक क्या हुआ था, वहाँ के जो लोग थे वो अच्छे नगरों में रहना शुरू कर देते हैं, विकसित नगरों में रहना शुरू कर देते हैं, अच्छे मकानों में रहना शुरू कर देते हैं। उससे पहले की अगर हम 2600 ईसा पूर्व से पहले के अगर समय काल की बात करें तो उसको हम पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, जब लोग धीरे धीरे क्या कर रहे थे, विकास कर रहे थे, है ना। 2600 ईसा पूर्व आते आते तो विकसित हो गए थे, लेकिन 2600 ईसा पूर्व से पहले पहले क्या कर रहे थे, लोग विकास कर रहे थे, विकास की प्रक्रिया में थे वो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, जो कि 2600 ईसा पूर्व से पहले का समय काल था। और 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व का जो समय काल है वो विकसित हड़प्पा सभ्यता का समय काल है। ये चीज़ आप याद रखिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे पूर्ववर्ती जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। जो पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता है उसकी क्या खासियत थी, देखिए यहाँ पे क्या थी कि बस्तियाँ काफ़ी छोटी थी। पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ क्या होती थी, बहुत ज़्यादा छोटी होती थी। जो बड़े आकार की जो संरचनाएं थी वहाँ पे ना के बराबर थी, बिल्कुल भी बड़े आकार की संरचनाएं नहीं मिली है, ठीक है। और लोग जो थे वो वहाँ के जो लोग थे, पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि, पशुपालन तथा शिल्प कार्य का काम करते थे, व्यापार वगैरह नहीं करते थे। व्यापार उस समय विकसित नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम विकसित हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो भाई यहाँ के लोग बहुत बड़े आकार के जो घर थे उसमें रहा करते थे। इनकी इमारतें बहुमंजिला होती थी, छोटे मोटे मकान में नहीं रहते थे, बस्तियाँ भी बहुत बड़ी होती थी इनकी, ठीक है। और यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी तो करते थे, साथ ही साथ में व्यापार का भी काम किया करते थे। तो इस चैप्टर में वैसे हम विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में देने वाला हूँ, क्योंकि इस चैप्टर का जो समय काल है वो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के इतिहास की जानकारी आपको देता है, ठीक है। अब समझते हैं हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके। एनसीईआरटी का दूसरा टॉपिक है ये निर्वाह के तरीके, ठीक है। तो निर्वाह मतलब क्या होता है, निर्वाह मतलब होता है जीवन यापन। इसमें हम बात करने वाले हैं कि भाई हड़प्पा वासी अपना जीवन यापन करने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई हड़प्पा वासी जो भोजन प्राप्त करते थे वो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते थे। यानी कि पेड़ पौधों से जो भी चीज़ें हैं, वो फल फूल है ना, कंदमूल है, उसको क्या करते थे, इकट्ठा करने का काम किया करते थे। इसके अलावा इनका जो मुख्य आहार था वो था मछली, ठीक है। इसके अलावा जानवरों का भी प्रयोग करते थे। जानवरों की अगर हम बात करें तो भेड़ हो गया, बकरी, सूअर, घड़ियाल, भैंस वगैरह जो जानवर हैं उसका भी इस्तेमाल करते थे। बहुत सारी जगह से हमें क्या हुए हैं, इन जानवरों की जो हड्डियाँ है वो मिली है, ठीक है। इसके आधार पे हम ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा अनाज के दाने के भी साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब है कि भाई अनाज का भी प्रयोग करते थे, जाहिर सी बात है। इसमें से गेहूँ, जौ, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, इन सभी अनाज के दानों के साक्ष्य, मतलब इसमें से सबसे जो ज़्यादा साक्ष्य मिले वो बाजरे के दाने के साक्ष्य मिले। बाजरे के जो दाने के जो साक्ष्य मिले वो गुजरात से मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा चावल के दाने जो है वो काफ़ी कम मात्रा में पाए गए हैं और खुदाई के दौरान उसके जो साक्ष्य है वो कम मिले हैं, ठीक है। इस बात को दर्शाता है कि चावल का इस्तेमाल हो सकता है वो कम करते होंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो आहार संबंधी जो जानकारी है, उनके भोजन के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने के लिए जो पुरातात्विद हमारे सहायता करते हैं, उसमें एक तो पूरा वनस्पतिज्ञ होते हैं। ये पूरा वनस्पतिज्ञ होते क्या है, कौन है, देखिए पूरा वनस्पतिज्ञ ऐसे पुरातात्विदों को कहा जाता है जो वनस्पति का अध्ययन करते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। पुराने समय के जो पेड़ पौधे थे उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। इसके अलावा जो पूरा प्राणी वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, पुराने समय के जो जीव जंतु है उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। वो पूरा प्राणी वैज्ञानिक है। तो हड़प्पावासी जिन जानवरों का इस्तेमाल करते थे उसके बारे में हमें जानकारी जो देने वाले हैं वो पूरा प्राणी वैज्ञानिक हो गए, है ना। और जो अनाज के दानों के बारे में हमें जानकारी देंगे वो कौन हो जाएंगे, पूरा वनस्पतिज्ञ, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासियों की कृषि प्रौद्योगिकी। देखिए अगर हम हड़प्पावासियों की कृषि प्रौद्योगिकी की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रौद्योगिकी का मतलब समझना है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है क्या, देखिए प्रौद्योगिकी मतलब है तकनीक, टेक्नोलॉजी, है ना। खेती करने के लिए हड़प्पावासी कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करते थे उसी को हम कृषि प्रौद्योगिकी में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताएंगे बैलों का प्रयोग खेती करने के लिए। जाहिर सी बात है कि पुराने समय में, अब हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 4600 वर्ष हम पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय बैलों का इस्तेमाल होता होगा, जाहिर सी बात है ना। अब साक्ष्य के रूप में वृषभ आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि इस जानवर के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। इसके आधार पर कह सकते हैं कि बैलों का इस्तेमाल हड़प्पावासी खेतों को जोतने के लिए करते थे। उसके बाद है हलों का प्रयोग। तो जाहिर सी बात है भाई हलों का इस्तेमाल होता होगा। अब देखिए अगर साक्ष्य की बात करें तो चोलिस्तान और बनावली जैसे जो जगह है, बनावली हरियाणा में है, ठीक है, यहाँ से क्या मिले हैं, मिट्टी के जो हल के प्रारूप है वो मिली है, मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं चोलिस्तान और बनावली से। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि यार मिट्टी के हलों का प्रयोग, क्या मिट्टी के हलों का प्रयोग करते होंगे हड़प्पावासी खेतों को जोतने के लिए? तो ऐसा नहीं है। मिट्टी के हलों
के साक्ष्य मिलने का मतलब ये है कि हलों का इस्तेमाल होता होगा वहाँ पे, हलों का इस्तेमाल करते होंगे, हलों के बारे में वहाँ के लोगों को जानकारी होगी, जब भी तो वहाँ से भाई साक्ष्य मिले हैं हलों के, है ना। इसके अलावा कालीबंगन की हम बात करें तो कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कालीबंगन है इस समय राजस्थान की, अगर हम बात करें तो राजस्थान में इसका लोकेशन है कालीबंगन का, और यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये साक्ष्य इस बात को दर्शाता है कि हलों का प्रयोग वहाँ पे खेतों को जोतने के लिए होता था। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे औजारों का प्रयोग। बहुत सारे औजारों के साक्ष्य भी मिले हैं, और औजारों का प्रयोग क्या करते थे, ज्यादातर हड़प्पावासी फसलों को काटने के लिए औजारों का प्रयोग करते थे। अब इन औजारों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे औजार जो थे वो पत्थरों के बने हुए थे, कुछ धातुओं के भी बने हुए थे। आपको एक और चीज मैं बता दूं, हड़प्पा वासियों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लोहे का जो साक्ष्य है हड़प्पा सभ्यता में कहीं से भी हमें लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। तो कोई दूसरे धातु होंगे, उससे उनके औजार बने रहे होंगे, ये चीज समझ गए आप। आखिर में हम बात कर लेते हैं सिंचाई के साधनों का प्रयोग होता था। सिंचाई मतलब आप समझते हैं ना, खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है ना। अब सिंचाई में हम बता सकते हैं कि भाई हड़प्पावासी जो हड़प्पाई क्षेत्र थे ज्यादातर गर्म और शुष्क क्षेत्र में स्थित थे, तो वहाँ पे सिंचाई के ना कृत्रिम साधनों का निर्माण करना बहुत जरूरी था। प्राकृतिक साधनों पर निर्भर रहने से काम नहीं चलने वाला था, तो इसीलिए कृत्रिम साधन यानी कि मानव निर्मित जो साधन है उसका निर्माण करना बहुत जरूरी था। इसके लिए हड़प्पा वासियों ने कुओं, तालाबों, जलाशय, नहर वगैरह खुदवाया था। साक्ष्य की बात करें, साक्ष्य यानी कि सबूत जो हमें मिले हैं, उसमें अफगानिस्तान का सोर्दुगाई एक जगह है जहां से हमें नहर के साक्ष्य मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं जब बायोवा दिया था ना हिस्ट्री का, तब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अफगानिस्तान के सोर्दुगाई से नहर के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अगर हम धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से हमें जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये 2 साक्ष्य आप इस पॉइंट में बताएंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको हड़प्पावासियों की कृषि प्रौद्योगिकी में बताना है। आसान से अगर हेडिंग की बात करें, हेडिंग में आप इसको बताएंगे बैलों का प्रयोग करते थे खेती करने के लिए, हलों का प्रयोग होता था, औजारों का प्रयोग होता था, और सिंचाई के बहुत सारे साधनों का निर्माण उन्होंने किया था, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ध्यान से समझना है, हर एक पॉइंट्स को ध्यान से और बारीकी से समझना है। बहुत ही आसान भाषा में ऐसा समझा दूंगा ना टॉपिक को कि आप कभी भी भूलोगे नहीं। 1 साल तो आपको कम से कम ये टॉपिक याद रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे ज़्यादा नियोजित और सबसे ज़्यादा विकसित जो केंद्र था वो मोहनजोदड़ो ही था। जैसे कि आज अगर आप अपने आसपास में बहुत सारे कॉलोनी वगैरह को आप देखेंगे, ठीक है, अपने इलाके को देखेंगे, तो बहुत सारे इलाके में ऐसे नज़र आ जाएंगे कि भाई वहाँ पे क्या है, नगर को ना नियोजित तरीके से नहीं बसाया गया है। आप गलियों को और नालियों को अगर देखेंगे तो नियोजित ढंग से नहीं बनाया गया है, मकान भी नियोजित तरीके से नहीं बनाए गए हैं। जैसे मेरे आसपास ही बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पे क्या है कि भाई लोगों ने घर तो बना लिए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई नालियों को कहाँ बहाना है। वो क्या करते हैं, खाली प्लॉट जहाँ मिल गया उनको, खाली प्लॉट में क्या कर दिया, नालियों को बहाना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होता है भाई, मच्छर पनपते हैं, और मच्छर ही फिर क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, है ना। तो आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके, दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारे इलाके आपको दिख जाएंगे जो कि बिल्कुल भी नियोजित तरीके से नहीं बसाए गए हैं। लेकिन आज से हम लगभग 4600 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब मोहनजोदड़ो का विकास हुआ था, और मोहनजोदड़ो आज के भारतीय नगरों से भी बहुत ज़्यादा विकसित था वो, है ना। तो ऐसे कौन से पॉइंट इसमें हम बताएंगे जिससे कि मोहनजोदड़ो को एक नियोजित शहर बताता है, ऐसे कौन से कारण है जिससे कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर बनता है ना। तो इसमें आपको पहला पॉइंट जो बताना है वो है बस्तियों का विभाजन। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो में जो बस्तियों का विभाजन जो किया गया था ना, वो 2 भागों में किया गया था। एक तो आपका दुर्ग था और दूसरा निचला शहर था, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। आप लोगों ने बचपन में छोटा भीम जरूर देखा होगा, है ना। तो छोटा भीम में आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे भीम रहता था, भीम, चुटकी, और आप कालिया की बात कर सकते हैं, ढोलू वोलू, है ना, बहुत फेमस कैरेक्टर थे यार ये तो। छोटा भीम तो लगभग बहुत सारे जो हम स्टूडेंट हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में आ चुके हैं, लेकिन आप जब 6ठी क्लास में रहे होंगे या 7वीं क्लास में रहे होंगे तो तब आप जरूर छोटा भीम देखते होंगे। तो जहाँ पे छोटा भीम, चुटकी, कालिया, ढोलू गोलू, राजू, है ना, ये सब जहाँ पे रहते थे, वो आपको पता है कि बहुत ही दूर तक फैला हुआ था। एक गांव था, बहुत ही दूर तक फैला हुआ था, है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम निचला शहर कह सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जहाँ पे राजा इंद्र वर्मा रहता था, है ना, जहाँ पे राजकुमारी इंदुमती रहती थी, वो बहुत ही ऊंचाई पे बनाया गया था, लेकिन छोटा था, कम ही दूर में फैला हुआ था, छोटा था वो, लेकिन ऊंचाई पे बनाया गया था। इसको हम क्या बोलेंगे, दुर्ग बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बस्तियों का विभाजन मोहनजोदड़ो में जो था वो 2 भागों में किया गया था। दुर्ग यानी कि जो ऊंचाई पे बनाया गया था, निचला शहर जो कि नीचे बनाया गया था लेकिन बहुत ही दूर तक फैला हुआ था। दोस्तों, इसमें जो हम सेकंड पॉइंट बताएंगे वो है चबूतरों का निर्माण। हड़प्पावासी क्या करते थे,
घरों को बनाने से पहले चबूतरा बनाते थे। अभी चबूतरा है क्या? चबूतरे से हम क्या समझते हैं? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर को बनाया जाता है तो मिट्टी के अंदर गड्ढा खोदा जाता है, उसके बाद गड्ढा खोद के उसमें से एक दीवार निकाली जाती है ना? दीवार को थोड़ा ऊपर लाया जाता है, उसको फिर मिट्टी से भर दिया जाता है और फिर उसके ऊपर फिर मकान बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से चबूतरों का निर्माण हो जाता है। और ये चबूतरे क्या काम करते हैं? चबूतरे करते हैं घर को मजबूती प्रदान करते हैं, है ना? नींव का काम करते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे से इसकी नींव डाली गई है और ये चबूतरे क्या करेंगे? घर को मजबूती प्रदान करेंगे। तो हड़प्पावासी घरों को बनाने से पहले चबूतरों को बनवाते थे। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा पॉइंट बताएंगे, समान आकार के ईंटों का प्रयोग। अब देखिए, हड़प्पावासी क्या करते थे? घरों को बनाते समय जिन ईंटों का इस्तेमाल करते थे वो समान आकार की थी। सभी हड़प्पाई स्थल से हमें एक समान आकार की ईंटें मिली है। देखिए, अब जैसे अभी भी हम घर को बनाते समय जिन ईंटों का इस्तेमाल करते हैं वो समान आकार की होती है ना? ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि एक ईंट किसी और आकार का है और दूसरा ईंट किसी और आकार का है, ऐसा नहीं होता। समान आकार की ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो ईंट थी वो दो तरीके से बनाई जाती थी। कुछ ईंटें धूप में सुखा के बनाई गई थी और कुछ भट्टी में भी पका के बनाई गई थी। तो दो तरीके से ईंटों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में होता था। उसके बाद हम चौथा पॉइंट बात करेंगे, नालों का निर्माण, यानी कि नालियों को कैसे बनाया जाता था। ये तो भाई हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता है। यहाँ से 3 नंबर का अलग से क्वेश्चन आता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में नालियों का निर्माण कैसे किया जाता था। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज भी आप दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारे इलाके ऐसे देखेंगे जहाँ पे नालियों का निर्माण, गलियों का निर्माण नियोजित ढंग से नहीं किया गया है। लेकिन हड़प्पा वासियों ने अपने गलियों से, अपने नगरों से, शहरों से गंदे पानी को निकालने के लिए एक नियोजित जल निकासी प्रणाली को अपना रखा था। इसके अंतर्गत क्या करते थे? वो नालियों और गलियों का निर्माण ग्रिड पद्धति में करवाते थे। ग्रिड पद्धति यानी कि नालियाँ और गलियाँ क्या करती थी? एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जैसे कि आप किसी चौराहे पे जाके खड़े हो जाएंगे ना, तो चारों दिशा में क्या होगा? एक समकोण 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति बोलते हैं। और हड़प्पावासी क्या करते थे? पहले क्या करते थे? गलियों को और नालियों को बनवाते थे। मतलब घरों को पहले नहीं बनवाया, पहले गलियों और नालियों का निर्माण करवाया और उसके आसपास फिर घरों का निर्माण करवाया। अब जैसे अब दिल्ली जैसे बहुत सारे शहर में, मतलब आप कुछ इलाके ऐसे देखेंगे जहाँ पे लोगों ने घर तो बना लिया है लेकिन गलियों का आता पता नहीं है। भाई गलियाँ कहाँ से निकालनी है? नालियों का आता पता नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? खाली प्लॉट कहीं भी देखा और वहीं पर उन्होंने क्या कर दिया? नालियों को बहाना स्टार्ट कर दिया। और जो कि बीमारी का एक मेन कारण यही माना जाता है ना? डेंगू वगैरह जो फैल रहे हैं मच्छरों से फैलते हैं, और मच्छर कहाँ से पनपते हैं? उन गंदे पानियों से पनपते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग आज के लोगों से ज़्यादा समझदार थे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद हम बात करेंगे आवासीय भवनों का निर्माण। ये आवासीय भवन होता है क्या? 5वां पॉइंट है, अब दें। ठीक है, आवासीय भवन यानी कि जहाँ पे लोग निवास करते होंगे, जहाँ पे लोग रहते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो आवासीय भवन है वो इस तरीके से बनाया जाता था कि आवासीय भवन के बीच में होता था आंगन। जैसे कि आप उदाहरण के लिए गांव के भवनों को देख सकते हैं, गांव में जो मकान वगैरह बनाते हैं तो बीच में क्या होता है? आंगन होता है। आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते हैं, है ना? और आंगन का प्रयोग ज़्यादातर आप देखेंगे कि भाई खाना पकाने के लिए और कटाई करने के लिए करेंगे। विशेषकर हम गर्मियों के मौसम की बात करेंगे तो हड़प्पावासी भी यही करते थे, है ना? आंगन बनाया बीच में, आंगन के चारों तरफ कमरे बना दिए और आंगन का प्रयोग खाना पकाने के लिए, कटाई करने के लिए हड़प्पावासी भी करते थे। तो इस तरीके से आवासीय भवनों का निर्माण होता था। और ये जो आवासीय भवन के जो साक्ष्य मिले हैं हमें निचले शहर में मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता जो निचला शहर था ना, वहाँ पे आवासीय भवनों का विस्तार था। ठीक है, उसके बाद हम अगला पॉइंट बात करते हैं। छठा पॉइंट हमारा रहेगा एकांतता को महत्व। अब एकांतता मतलब क्या भैया? देखिए, एकांतता का मतलब है गोपनीयता। यानी कि जो घर की बातें हैं ना, वो घर में ही रहे। मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई हो गया, संघर्ष हो गया, वो बाहर किसी को पता ना चले। तो इसके लिए वो क्या करते थे? अपने भवनों को इस तरीके से बनाते थे कि एकांतता बनी रहे, है ना? इसके लिए क्या करते थे? भूमि से सटी हुई जो दीवारें होती थी ना, उसमें खिड़कियां नहीं बनवाते थे। मतलब कमरे में खिड़कियां होती ही नहीं थी। इसके अलावा मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट को इस तरीके से बनाया जाता था कि मेन गेट के माध्यम से सीधे आंगन को या घर के आंतरिक भाग को नहीं देखा जा सकता था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें बता देंगे। उसके बाद हम 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। 7वां पॉइंट है कुओं का निर्माण। अब जाहिर सी बात है कि यार उस समय हैंडपम्प या नलके वगैरह होते नहीं थे, कुओं का ही इस्तेमाल पानी के लिए होता था। अब कुएं ऐसे स्थान पे बनाते थे हड़प्पावासी जहाँ पे राहगीर, राह में चलने वाला जो व्यक्ति है, वो आसानी से कुएं तक पहुंच सके, पानी पी सके। बस अपने लिए नहीं बनवाते थे, सबके लिए होता था वो, है ना? वैसे हर एक घर में एक कुआं होता था, लेकिन कुएं भी ऐसे स्थान पे बनवाते थे जहाँ पे राहगीर आसानी से पहुंच सके और उसमें से पानी पी सके। लेकिन अभी आप गाँव में जाएंगे तो गाँव में हैंडपम्प वगैरह भी डलवाते हैं ना लोग, है ना? नलका वगैरह डलवाएंगे तो घर के अंदर डलवाएंगे ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल ना करे भाई,
बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, मतलब कुछ होते हैं ऐसे, ठीक है। तो हड़प्पावासी कुओं का निर्माण ऐसे स्थान पे करवाते थे जहाँ पे राहगीर पहुंच सके और उसमें से पानी पी सके। मोहनजोदड़ो से जो कुओं की जो टोटल संख्या मिली है साक्ष्य के रूप में, वो 700 कुओं की संख्या मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट हम बात करेंगे दुर्ग की। जो हड़प्पा सभ्यता का जो दुर्ग है ना, दुर्ग से हमें क्या मिला है, 2 सार्वजनिक संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं। एक तो आपका माल गोदाम है, ठीक है, और दूसरा है विशाल स्नानागार। ये दोनों ही सार्वजनिक संरचना थी जिसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते थे। माल गोदाम में आपको पता है कि भाई अनाज को स्टोर करके रखा जाता होगा। माल गोदाम की संरचना लकड़ियों की बनी हुई थी, ये जो संरचना थी वो लकड़ी की बनी थी, इस कारण ये नष्ट हो चुकी है। इसके बारे में हमारे पास कोई खास जानकारी नहीं है। हमारे पास जानकारी है विशाल स्नानागार के बारे में। देखिए, विशाल स्नानागार एक आयताकार जलाशय था। इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान को कंप्लीट करने के, धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए लोग करते थे। कोई भी धार्मिक त्योहार होता था ना, तो उस दिन सभी लोग इसमें स्नान करते थे, डुबकी लगाते थे और अपना अनुष्ठानिक कार्य को पूरा करते थे। इसका निर्माण जो था वो जिप्सम के गारों का प्रयोग करके किया गया था। जिप्सम समझते हैं ना, जिप्सम 10th क्लास में साइंस में पढ़ा होगा, पीओपी है ना। तो पीओपी का लेप लगाया गया था नीचे, जितने भी नीचे का जो हिस्सा था उसमें पीओपी का लेप लगा के उसके बाद पानी से इसको भर दिया गया था। इस तरीके से विशाल स्नानागार का निर्माण हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी 8 पॉइंट आपको इसमें समझाया गया है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर वाले टॉपिक में, आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉइंट में दिक्कत है आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। दोस्तों, अब हम एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 4 समझते हैं। आप एनसीईआरटी बुक से टॉपिक को मिलाते चलिए, ठीक है ना, एक भी टॉपिक में स्किप नहीं करने जा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक नंबर 4 दिया गया है वो है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, ठीक है। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन इतिहासकार कैसे करते हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि पुराने समय में भी जाहिर सी बात है कि सामाजिक विभिन्नताएं रही होगी, है ना। समाज में अंतर रहा होगा, अमीर कुछ लोग रहे होंगे, कुछ गरीब लोग रहे होंगे। तो इस बात का पता इतिहासकार कैसे लगाएंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ लोग अमीर रहे होंगे, कुछ लोग गरीब रहे होंगे। तो इसके लिए इतिहासकार क्या करते हैं, 2 विधि का इस्तेमाल करते हैं, 2 ऐसे तरीके जिसके माध्यम से इतिहासकारों ने पता लगा लिया कि भाई हड़प्पा सभ्यता में कौन से लोग अमीर थे और कौन से लोग गरीब थे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहली जो विधि अपनाते हैं वो है शवाधानों का अध्ययन। शवाधान समझते हैं ना, कब्रों की खुदाई के माध्यम से उन्होंने पता लगा लिया, कब्रों की खुदाई करके उन्होंने पता लगा लिया कि कौन से लोग अमीर रहे होंगे और कौन से लोग गरीब रहे होंगे। अब देखिए, इससे कैसे पता लगेगा, शवाधानों से या कब्रों से हमें कैसे पता लग जाएगा। देखिए, इसमें क्या होगा कि भाई जिस कब्र से, है ना, जिस कब्र से ज़्यादा कीमती वस्तुएं मिलेंगी वो जाहिर सी बात है कि अमीर रहा होगा। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसी मान्यताएं थी कि वो क्या करते थे, और जो मृतक व्यक्ति है वो जो भी वस्तु इस्तेमाल करता था उसको उसी के साथ दफना दिया करते थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो मान लो कि जिस कब्र से ज़्यादा कीमती वस्तुएं मिली होगी वो व्यक्ति ज़्यादा अमीर रहा होगा। जिस कब्र से निम्न किस्म की वस्तुएं मिली होगी या सस्ती किस्म की वस्तुएं मिली होगी वो गरीब रहा होगा। एक अनुमान तो हम ये लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एक मिस्र के पिरामिड की भी आप बात कर सकते हैं। जैसे कि मिस्र के पिरामिड में भी आपको पता है कि ये राजकीय समाधान हुआ करते थे, मतलब राजा महाराजा या फिर कोई राजकीय परिवार का कोई व्यक्ति होता था जो मर जाता था तो उसको जमीन के नीचे दफना के उसके ऊपर पिरामिड बना दी जाती थी और उसके साथ जो भी इस्तेमाल की गई जो वस्तुएं थी वो भी उनके साथ ही दफना दी जाती थी। तो इससे भी ये पता लगता है कि हो सकता है हड़प्पा वासी भी कुछ ऐसा ही करते होंगे, है ना। तो ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं समाधानों के अध्ययन में। अब हम दूसरी जो विधि की बात करते हैं वो है विलासिता की वस्तु की खोज। अब इस विधि में क्या करते हैं इतिहासकार, वस्तुओं को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया आपका उपयोगी वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं हम उन वस्तुओं को कहेंगे जो कि रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल में आता है। जैसे कि चकिया की आप बात कर सकते हैं, चकिया जिससे कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं ना। इसके अलावा आप मृद भांड की बात कर सकते हैं जो कि उपयोगी वस्तु है, मतलब मिट्टी के बर्तन है। सुइयों की आप सुइयाँ जो है उसका इस्तेमाल भी हड़प्पावासी रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ती होती थी, है ना, ज़्यादा कीमती नहीं होती थी। अब मान लो कि जिन स्थानों से ये उपयोगी वस्तुएं मिली होगी या सस्ते किस्म की वस्तुएं मिली होगी वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही होगी, वो गरीब रहे होंगे, है ना। इसके अलावा दूसरा जो वस्तु है वो है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं यानी कि जो बहुत ही कठिन प्रक्रिया से बनाई जाती हो, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता हो, ज़्यादा धन दौलत लगता हो, है ना। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता में फ्योंस के पात्र हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, लेकिन ये फ्योंस के पात्र काफ़ी ज़्यादा कठिन प्रक्रिया से बनाया जाता था और इसको बनाने में समय भी ज़्यादा लगता था, ठीक है। तो जिन स्थानों से फ्योंस के पात्र जैसी विलासिता किस्म की वस्तुएं मिली होगी वहाँ के लोगों की स्थिति ज़्यादा अच्छी रही होगी, वो अमीर रहे होंगे, ठीक है।
और जहाँ से उपयोगी वस्तुएं मिली होगी या सस्ती किस्म की वस्तुएं मिली होगी, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब रही होगी, वो गरीब रहे होंगे। तो ये दो ऐसे विधि है जिसका प्रयोग करके इतिहासकार क्या करते हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति का पता लगा लेते हैं, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी प्राप्त करना, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या हड़प्पावासी भी कुछ शिल्प उत्पादन कार्य करते थे। अब शिल्प उत्पादन मतलब क्या होता है? शिल्प उत्पादन का मतलब होता है हाथों से वस्तुओं का निर्माण करना। देखिए, हड़प्पावासी ना कुशल शिल्प उत्पादक थे। कुशल मतलब कि बहुत ही अच्छे शिल्प उत्पादक थे, हाथों से बहुत अच्छी वस्तुओं का निर्माण कर लिया करते थे। अब इनके जो शिल्प उत्पादन का जो कार्य है उसमें कौन कौन से काम शामिल होते थे, मतलब क्या क्या काम वो करते थे। तो देखिए, हड़प्पावासी मनके बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, मोहरों का निर्माण किया करते थे, बाट बनाने का काम किया करते थे। तो ये सारे काम हड़प्पावासियों के शिल्प उत्पादन में आ जाता था, जो कि हाथों से होता था। अब इन सभी शिल्प उत्पादन के कार्यों में जो सबसे मेन काम था ना, वो था मनकों का निर्माण करना। अब मनके जो थी हड़प्पावासियों का सबसे मेन काम था। अब मनके जो बनाते थे वो अलग अलग आकार के मनके हड़प्पावासी बनाया करते थे। उनके मनके चकोराकार भी होता था, बेलनाकार भी होता था, कुछ गोलाकार भी मनके मिले हैं, कुछ ढोलाकार भी मनके मिले। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यार मनके ऐसे आकार के कैसे हो सकते थे, बट आपके बुक में भी बहुत सारे चित्र ऐसे दे रखे हैं, तो आप इसको देख ले एक बार, ठीक है। अब मनके बनाने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ है उसमें सबसे ज़्यादा सेलखड़ी का इस्तेमाल होता था। अब सेलखड़ी नामक जो पत्थर है, आपको पता है कि हड़प्पाई मोहरे जो थी ना, वो भी सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, और मनके भी बनाने के लिए सेलखड़ी नामक पत्थर का इस्तेमाल होता था। सेलखड़ी नामक पत्थर बहुत ही मुलायम पत्थर होता था, जिसपे आसानी से काम किया जा सकता था, जिसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता था। इसके अलावा आप कार्नेलियन की बात कर सकते हैं, जो कि पीले रंग के जो कच्चा माल होता था ना, उसको मनके के साथ मतलब आग में पकाकर उसको प्राप्त किया जाता था। और कार्नेलियन एक तरीके से लाल रंग का पदार्थ कह सकते हैं इसको, कुछ ऐसा ही आपके बुक में भी लिखा हुआ है। कार्नेलियन जो था वो लाल रंग का एक पदार्थ था, जिसको पीले रंग के कच्चे माल को मनकों के साथ आग की प्रक्रिया में मतलब पकाकर, इस कार्नेलियन के बारे में आप बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन भी रहता है कि भाई कार्नेलियन हमें समझ में नहीं आता, तो आप बता सकते हैं लाल रंग का एक पदार्थ, ठीक है, कुछ ऐसा ही आप बता सकते हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है कि इतिहासकार उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं। लाइक जैसे कि आपको पता है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्प उत्पादक थे, और बहुत सारी ऐसे जगह पे फैक्ट्रियां भी स्थापित कर रखी थी जहाँ पे वस्तुओं का निर्माण होता था। तो इतिहासकार इस बात का पता कैसे लगाए कि किन स्थानों पे उत्पादन केंद्र रहा होगा। तो उत्पादन केंद्रों का पता लगाने के लिए इतिहासकार क्या करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को ढूंढते हैं, जैसे कि शंख हो गया, तांबा के अयस्क हो गए, है ना, कच्चा माल हो गया, औजार हो गया, या कोई अपूर्ण वस्तु है, या त्याग दिया गया जो माल है जिसको त्याग दिया गया है, या फिर कूड़ा करकट। ठीक है, कूड़ा करकट जो है ना, कुछ कूड़ा करकट ऐसे हैं जो कि शिल्प उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि किसी स्थान पे उत्पादन केंद्र है, कोई फैक्ट्री है, और वहाँ पे वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। अब वस्तुओं को बनाते समय जाहिर सी बात है कि उसमें से कुछ कूड़ा करकट निकलेगा, और उस कूड़े करकट को उत्पादन केंद्र के आसपास ही मान लो कहीं क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया, जो कि जमीन के नीचे क्या हो चुका है, दफन हो चुका है, दब चुका है। हजारों साल बाद वहाँ पे खुदाई होगा तो कूड़ा करकट जरूर मिलेंगे, और उस कूड़ा करकट की मदद से क्या कर लेंगे इतिहासकार, उत्पादन केंद्रों का पता लगा लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है उत्पादन केंद्रों का पता लगाने का, कि हड़प्पावासी कुशल शिल्प उत्पादक थे, यानी कि अच्छे तरीके से हाथों से वस्तुओं का निर्माण करते थे, जैसे कि मोहरों का निर्माण करना, पाटों का निर्माण करते थे वो, है ना। इसके अलावा मनके बनाते थे, बहुत सारे आभूषणों का निर्माण करते थे वो। तो ये सब उनके शिल्प कार्य में आ जाता था। अब शिल्प उत्पादन करते समय उनको ना बहुत सारे कच्चे माल की जरूरत होती थी, रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी। जैसे कि मान लीजिए कि मान लो सूती वस्त्र बनाना है, तो सूती वस्त्र बनाने के लिए कच्चा माल क्या होगा, कपास होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आपकी फैक्ट्री होगी, जहाँ पे हड़प्पावासियों की फैक्ट्री रही होगी, वहाँ पे उनको कच्चा माल मिलता नहीं होगा, कच्चा माल वो कहीं और से मंगाते होंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें तो मिल जाती होगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो फैक्ट्रियों के आसपास या जहाँ पे हड़प्पावासियों का उत्पादन केंद्र रहा होगा वहाँ पे उनको नहीं मिलता होगा, तो उसको क्या करते होंगे, बाहरी इलाकों से मंगाते होंगे। तो फर्स्ट मतलब जो आज की इस वीडियो में जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, उसमें हम ये समझने वाले हैं कि हड़प्पावासी बाहरी इलाकों से कच्चे माल की प्राप्ति करने के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाते। सो दोस्तों, पहला जो तरीका हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए अपनाते थे वो था बस्तियाँ स्थापित करना।
इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कोई फैक्ट्री है दिल्ली में, दिल्ली जैसे शहर में फैक्ट्री है, मान लीजिए कि आपका सूती वस्त्र की फैक्ट्री है, ठीक है। अब सूती वस्त्र बनाने के लिए आपको कपास की ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़ाहिर-सी बात है कि दिल्ली में कपास की खेती तो होती नहीं है, तो आप कहाँ से मँगाएँगे? बाहर से मँगाएँगे, किसी ग्रामीण इलाके से मँगाएँगे। आप क्या कर सकते हैं, जहाँ से आप मान लें कि आप बिहार से आप कपास मँगा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने कुछ लोगों का अपने सगे-संबंधी लोगों की बस्तियाँ बना सकते हैं बिहार में, ठीक है? जो आपको जानते हैं, और वहाँ पे बस्ती स्थापित करके आप क्या कर सकते हैं, उन लोगों से आप संबंध भी बना सकते हैं, अच्छे संपर्क बना सकते हैं, और आसानी से आप कच्चे माल को वहाँ से मंगवा सकते हैं, है ना? तो हड़प्पावासी भी यही तरीका अपनाते थे। हड़प्पावासी उन स्थानों पे बस्तियों की स्थापना करवाते थे, जहाँ से वो कच्चे माल को आसानी से मँगा सकें। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे नागेश्वर और बालाकोट की बात करेंगे। नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है? बालाकोट तो इस समय पाकिस्तान में है, नागेश्वर जो है गुजरात में, ठीक है? तो यहाँ से क्या करते थे, वो संघ की प्राप्ति करते थे और यहाँ पे बस्तियाँ स्थापित करवाई थी। इसके अलावा अफ़गानिस्तान का सुरतुगई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है भाई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है ये। अफ़गानिस्तान का सुरतुगई, जहाँ से लाजवर्द मणि मंगाने के लिए क्या मंगाते थे? लाजवर्द मणि, इसको हम नील मणि भी कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती माना जाता था। और लाजवर्द मणि मंगाने के लिए अफ़गानिस्तान के सुरतुगई में बस्तियों की स्थापना की गई थी। इसके अलावा हम गुजरात में भरौच की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे कार्नेलियन मंगाने के लिए क्या किया, बस्तियाँ बनाई। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान तथा हम उत्तरी गुजरात की बात करें तो यहाँ से सिलखड़ी मंगाते थे। आपको पता है कि हड़प्पाई मोहरों का निर्माण सिलखड़ी नामक पत्थर से ही किया जाता था। इसके अलावा हम राजस्थान की बात कर सकते हैं, तो राजस्थान से बहुत सारे धातुओं को मंगाने के लिए बस्तियाँ स्थापित की गई थी। तो ये ऐसे नाम है जहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति करने के लिए हड़प्पा वासियों ने क्या किया था, बस्तियों की स्थापना किया था, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा तरीका था वो था अभियान योजना। अब जैसे कि आप लोग देखते होंगे चुनाव के समय में क्या होता है, चुनाव अभियान चलाया जाता है, जिसमें नेता लोग क्या करते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं, पैम्पलेट बांटते हैं, उनके पैर छूते हैं, है ना, और उनसे वोट मांगते हैं। तो ये हो गया अभियान चलाना। अब इसमें क्या होता था, हड़प्पावासी भी कुछ ऐसा करते थे। हड़प्पावासी क्या करते थे, अपने लोगों का समूह या लोगों का ग्रुप एक अभियान के रूप में दूसरी जगह पे भेजते थे। और अभियान भेजने से क्या होता था कि दूसरे लोगों से ना संपर्क स्थापित की जाती थी। जैसे चुनाव के समय में नेता लोग क्या करते हैं, अभियान चलाते हैं और आम लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं। तो इसी तरीके से हड़प्पावासी भी क्या करते थे, अभियान भेज के लोगों से संपर्क बना के कच्चे माल की प्राप्ति करते थे। अब देखिए कहाँ कहाँ पे अभियान भेजे गए थे, तो राजस्थान का खेतरी अंचल एक जगह था, जहाँ से तांबा मंगाने के लिए उन्होंने क्या किया, अभियान भेजा राजस्थान के खेतरी अंचल से। इसके अलावा दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत से सोना मंगाने के लिए क्या किया था, अभियान भेजा था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखना है कि खेतरी क्षेत्र में जो भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, खेतरी जो क्षेत्र राजस्थान का जो खेतरी अंचल था, वहाँ से जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं उसको पुरातात्विदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है, ठीक है। इसको हड़प्पा संस्कृति से अलग माना गया है। और यहाँ की क्योंकि यहाँ की जो भी बर्तन वगैरह मिले थे, जो मृत भांड मिले थे, वो थोड़ी अलग संस्कृति की थी, इसीलिए इसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम इतिहासकारों ने दिया है। तो आपको बता दिया भाई, हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दो नीतियाँ अपनाते थे, बस्तियाँ स्थापित करवाते थे और इसके अलावा अभियान भी भेजते थे। दोस्तों अब हम बात करेंगे हड़प्पावासियों का विदेशी संबंध, या इसको हम हड़प्पावासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक दे रखा है वो है हड़प्पावासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। तो देखिए हड़प्पावासियों ने क्या विदेशी संबंध भी बनाए थे, क्या जो हड़प्पाई क्षेत्र जो भारत में है उसके बाहर भी उन्होंने क्या किया था, विदेशी संबंध बनाए थे या नहीं बनाए थे, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पावासियों ने क्या किया था, विदेशी संबंध भी स्थापित किए थे, यानी कि दूसरे देशों से भी संबंध बना रखे थे। जैसे कि इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ओमान एक देश है, ठीक है। तो ओमान से उन्होंने क्या किया था, तांबा मंगाया था, ठीक है। अब इस बात का पता कैसे लगा कि हड़प्पावासियों ने तांबा ओमान से ही मंगाया होगा, तो भाई जब रासायनिक विश्लेषण किया गया, जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया ओमानी तांबे का और हड़प्पाई तांबे का, तो दोनों में ही निकल के अंश पाए गए थे, ठीक है। एक रासायनिक नाम कह सकते हैं या रासायनिक पदार्थ कह सकते हैं जो कि तांबे में होता है। तो निकल के अंश मिलने से हड़प्पा मतलब जो इतिहासकार थे उन्होंने पता लगा लिया कि हड़प्पावासी तांबा कहाँ से मंगाते थे, ओमान से मंगाते थे। इसके अलावा एक मर्तबान भी मिला है, मर्तबान यानी कि मिट्टी का बर्तन, जो कि जो मर्तबान मिला था, ठीक है, वो एक हड़प्पाई मर्तबान है जिसपे काली मिट्टी की परत चढ़ाई गई थी और ये पाया गया ओमान से। कहाँ से मिला ये मर्तबान, ओमान से मिला। तो इस बात का भी अनुमान लगा लिया गया कि भाई हड़प्पावासी क्या करते होंगे, इस मर्तबान का इस्तेमाल तरल पदार्थों को लाने ले जाने के लिए करते होंगे, या फिर तांबे के बदले वस्तुओं का विनिमय इस मर्तबान के माध्यम से होता होगा, ठीक है, कुछ ऐसा अनुमान लगाया गया है। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पा क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेलुआ,
ठीक है। मेलुआ जो है ना एक हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया शब्द था जो कि मेसोपोटामिया के गर्त में किया गया था। तो इससे ये समझ में आता है कि मेसोपोटामिया वासियों के साथ भी हड़प्पा वासियों ने क्या किया था, व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, एक मिनट तो ये बता दी। इसके अलावा जो कई हड़प्पाई मोहरे हैं, जैसे कि आप चित्र में देख भी सकते हैं, कई हड़प्पाई मोहरों पे नाव के चित्र, जहाज़ों के चित्र मिले हैं, जो कि क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि नाव और जहाज़ों का इस्तेमाल दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए होता होगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप बता दें हड़प्पा वासियों के विदेशी संबंध में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो ये आपके पॉइंट्स हो गया हड़प्पा वासियों के विदेशी संबंध की। दोस्तों हम बात करेंगे मोहरे लिपि तथा बाट, जो टॉपिक है आपका एनसीईआरटी बुक में टॉपिक नंबर 7 है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले हम हड़प्पाई मोहरों की बात करने वाले हैं। देखिए हड़प्पाई मोहरे, सबसे पहले मोहरे होती क्या है। देखिए स्टैम्प समझ सकते हैं आप, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल से आप किसी लेटर पे या किसी कागजात पे स्टैम्प लगवाते होंगे, है ना, वो है मोहरे। ठीक है, हम इसको मोहर कहते हैं। तो ये जो हड़प्पाई मोहरे थी वो किस तरीके से बनाई जाती थी और इसका इस्तेमाल क्या किस लिए होता था, उसकी हम बात इस टॉपिक में करने वाले हैं। देखिए हड़प्पाई मोहरों का जो निर्माण था ना, वो सिलखड़ी नामक पत्थर से किया जाता था और इसका इस्तेमाल लंबी दूरी के जो संपर्क है या लंबी दूरी के जो व्यापार थी उसको सुविधाजनक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में एक व्यक्ति है जिसको अपने सामान की एक पोटली को ना दूसरे गाँव भेजना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने सामान की पोटली को बहुत अच्छे तरीके से बांध देगा, उसके मुंह को बांध देगा और उसके मुंह पे क्या करेगा, एक स्टैंप लगा देगा। ठीक है, एक मोहर लगा देगा। अब मोहर जो लगाया गया है उसको क्या किया उसने, उस सामान को दूसरी जगह पे भेज दिया। ठीक है, अब जो मोहर का निशान जो लगाया गया था, मान लो कि उस मोहर के निशान में कोई बदलाव नहीं हुआ जो उसने लगाया था उस व्यक्ति ने, तो इससे क्या पता लग जाएगा कि उस पोटली के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन अगर जो मोहर उसने व्यक्ति ने लगाया था उसके साथ कुछ भी बदलाव हो गया, उस मोहर का कोई निशान मिट गया या कुछ भी हो गया, तो ये पता लगा लिया जाएगा कि हाँ भाई इस पोटली के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, इसमें से सामान कुछ गायब किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से लंबी दूरी वाले व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए हड़प्पावासी मोहरों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पाई लिपि की। देखिए हड़प्पाई लिपि समझते हैं, लिखने का एक विधि है लिपि। जैसे कि आपको पता है हमारी जो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको हम देवनागरी लिपि बोलते हैं। संस्कृत भाषा की जो लिपि है उसको भी हम देवनागरी लिपि ही बोलते हैं ना। तो हड़प्पाई लिपि जो है उसकी क्या विशेषताएं थी, आपको पता है कि भाई हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस कारण हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। ठीक है, तो हड़प्पाई लिपि की विशेषता में जो हम पहला पॉइंट बताएंगे वो है एक रहस्यमय लिपि। देखिए हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमय लिपि कहा जाता है क्योंकि इस लिपि का अध्ययन अभी तक विद्वान नहीं कर पाए हैं, है ना। उसके बाद हम बता सकते हैं चित्रमय लिपि। देखिए हड़प्पाई लिपि को एक चित्रमय लिपि बोला गया है, मतलब चित्रमय लिपि था ये, क्योंकि इसमें क्या था कि जितने भी शब्द मतलब कुछ भी इसमें दर्शाया जाता था ना, तो चित्र के माध्यम से ही दर्शाया जाता था। ठीक है, तो इसीलिए इस लिपि को हम क्या बोलते हैं, चित्रमय लिपि बोलते हैं। इसके अलावा चिन्हों की संख्या हम बता सकते हैं। भाई हड़प्पाई लिपि में जो चिन्हों की संख्या थी ना, वो 375 से लेकर 400 के बीच में थी। जैसे कि अब आप इंग्लिश की ही बात कर लो, अब इंग्लिश में कितने शब्द आपको कितने चिन्ह सीखने होते हैं, 26, है ना। इसी तरीके से आप अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो वर्णमाला है उसमें लगभग आप 48 से 52 के आसपास, है ना, इतने चिन्ह सीखने होते हैं। इसके अलावा हम मतलब जैसे कि हड़प्पाई लिपि की बात करें तो 375 से लेकर 400 चिन्हों की संख्या थी। और हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे लंबा जो अभिलेख मिला है ना, उसमें 26 चिन्ह थे। ठीक है, आखिरी पॉइंट हम बताएंगे दाईं से बाईं ओर लिखा जाना। जो हड़प्पाई लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे कि आप अगर हिंदी भाषा हम जो लिखते हैं वो बाईं ओर से स्टार्ट करते हैं, बाएं हाथ की तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं और दाईं ओर ख़त्म करते हैं। लेकिन हड़प्पावासी क्या करते थे, दाईं ओर से लिखना स्टार्ट करते थे और बाईं ओर ख़त्म करते थे। तो हड़प्पाई लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों हम बात करेंगे हड़प्पाई बाट की विशेषता। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाट समझते होंगे। बाट बिहार में इसको बट्टा बोलते हैं, जिसको हम तौलने के लिए तराजू बट्टा होता है ना। अब तो भाई कंप्यूटर वाले तराजू आ गए हैं, लेकिन पहले हम क्या करते थे, वो कांटे वाली तराजू का इस्तेमाल करते थे जिसमें हम बट्टे का इस्तेमाल किया करते थे ना, बाट जिसको हम बोलते हैं। तो हड़प्पावासी भी क्या करते थे, चीज़ों को तौलने के लिए बाटों का इस्तेमाल क्या करते थे। अब ये जो बाट थे वो चॉट नामक पत्थर से बने होते थे। अभी चॉट नामक पत्थर भाई आप कहाँ से दिखाऊँ, मैं चित्र वगैरह कुछ मिले ही नहीं मेरे को, गूगल पे भी सर्च किया मैं। ठीक है, तो चॉट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये होते थे घनाकार। ठीक है, चॉट नामक पत्थर से बनती थी, घनाकार होते थे। इसके अलावा जिसका निचला मानदंड था, मतलब आपको पता है कि भाई बाट के 2 भाग होंगे। जो निचला भाग था वो कहीं ना कहीं द्विआधारी था, जिसपे 2, 4,
8, 16, 32 ऐसे 2 से कटने वाली जो संख्याएँ थी वो लिखी हुई थी। इसके अलावा ऊपरी मानदंड की हम बात करें, जो ऊपरी भाग था वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था और दशमलव प्रणाली के अनुसार उस पे जो अंक थे वो लिखे गए थे, जैसे कि 10, 100, है ना? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से। और जो छोटे बाँट थे उसका प्रयोग आभूषणों को और मनकों को तौलने के लिए किया जाता रहा। तो ये आप हड़प्पाई बाँटों के बारे में जो भी बाँट है उसमें आप बता सकते हैं। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक आपको समझाए हैं समझ में आ गया होगा, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आगे के जो टॉपिक इस चैप्टर के बचे हुए उसको हम पार्ट 2 में करेंगे, पार्ट 2 में आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।